जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली जापान के द्वारा अपनी शांतिवाद की जो रणनीति है उसे ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया है। बल्कि उसी के चलते जापान ने रिसेंटली जस्ट आज से 2 महीने पहले भारत के साथ एक बहुत बड़ा जो डिफेंस पैक्ट है उसको भी हमने साइन किया था। लेकिन आज दोस्तों जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बहुत ही खास और बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज ये डेवलपमेंट भी इतिहास में पहली बार हो रही है कि जापान के द्वारा अपने F2 मित्सुबिशी फाइटर जेट्स को इंडिया के अंदर अब डिप्लॉय किया जाने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। जापान टू डिप्लॉय F2 फाइटर्स टू इंडिया फॉर दी फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज। और ये खबर इसलिए तो खास बन ही जाती है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, लेकिन ये इसलिए भी बहुत स्पेशल बन जाती है बिकॉज जैसे ही डेवलपमेंट सामने आई उसके साथ में दोस्तों चाइना की मीडिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुकी है। आप लोग देख सकते हैं चाइना का माउथ पीस माने जाने वाला ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कट कहा, जापान टू सेंड F2 जेट्स टू इंडिया, eyeing China, Chinese expert reminds New Delhi to guard against becoming a tool of Tokyo's militarism revival। क्या हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली अगर यहाँ पे बोलना चाहूँ तो चाइना के एक बहुत ही विख्यात जाने माने उनके एनालिस्ट हैं जो कि शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ में काम करते हैं, लियू जोंगी, उनके द्वारा कहा गया कि जापान जो भी इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को लेकर इंडिया को बहुत सचेत होना चाहिए कि जापान और चाइना के बीच की राइवलरी को लेकर इंडिया को किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों यहाँ पे हुआ है, क्यों जापान आखिरकार इन फाइटर जेट्स को इंडिया में भेज रहा है, ये F2 फाइटर जेट्स आखिरकार कौन से फाइटर जेट्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरी चीज़ को लेकर चाइना आखिरकार इतना पैनिक और इतना शॉक में क्यों आ चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए करियर विल आईएएस के द्वारा एक एक्सक्लूसिव सीसैट बैच को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका जो बैच है वो 10 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है और इसकी जो टोटल फीस है ये केवल 1999 में हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इस बैच में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला, जापान के द्वारा दोस्तों पहली बार अपने मित्सुबिशी जो उनका जाना माना एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है उसके F2 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को वो इंडिया में भेजने वाले हैं, जो कि इंडिया में आकर के एक बायलेटरल फाइटर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपोर्ट पहली बार जापानीज मीडिया की तरफ से सामने आई एंड ऑब्वियसली उसके बाद इंडियन मीडिया ने तो इसको कवर किया ही किया, लेकिन सब्सिक्वेंटली चाइना की जो स्टेट मीडिया है उनका जो ग्लोबल टाइम्स है वो भी इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवरेज कर रहा है। एग्जैक्टली कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स आने वाले हैं, अभी तक की रिपोर्टिंग के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 4 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि इंडिया में भेजे जाएंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके इंडिया को क्या फ़ायदे हैं, चाइना इस चीज़ को लेकर इतना कंसर्न्ड क्यों है और क्या उन्होंने कहा, मैं आपको F2 फाइटर जेट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दोस्तों ये F2 फाइटर जेट जो है जापान की जानी मानी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी मित्सुबिशी के द्वारा बनाया जाता है। मित्सुबिशी जो लोग नहीं जानते बहुत सारे काम करती है, गाड़ियाँ बनाती है, एयर कंडीशनर्स बनाती है जो कि हम इंडिया में भी देखते हैं। उसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत बड़ा योगदान है और ये जापान के लिए एरोस्पेस की इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा काम करती है। और ये जो F2 फाइटर जेट है, आपने सुना होगा अमेरिका का जो F-16 है ये उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये एग्जैक्टली उसकी कॉपी नहीं है। ये F-16 से इंस्पायर होने के बाद जापान ने उसको सब्सटेंशियली रीडिजाइन किया था अपनी खुद की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आप यहां पे देख सकते हैं वेरी वेरी शार्प लुकिंग फाइटर जेट, दिस इज द F2 फाइटर जेट जो कि जापान के द्वारा
खुद ही बनाया गया है। और ये जो F2 फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर आप इसको F-16 के साथ कंपेयर करें तो इसमें थोड़े बहुत आपको चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसका जो विंग साइज है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सटेंसिव है, इंजन थोड़ा सा अपग्रेडेड है, उसके बाद जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज जापान की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो मेनली जापान जो है वो मैरीटाइम रिस्क्स को ज़्यादा फेस करता है, जिस वजह से इसमें स्पेसिफिकली एंटी शिप मिसाइल्स को भी इंक्लूड करने का प्रावधान जापान के द्वारा रखा गया है। नाउ ये वाला जो फाइटर जेट जिसको ये इंडिया में भेज रहे हैं, ये दोस्तों कोई नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो ऑब्वियसली खास इसीलिए बन जाती है बिकॉज ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन ये इसलिए भी बहुत खास बन जाती है बिकॉज जब ये वाले फाइटर जेट को इंडिया के अंदर भेजा जाएगा तो इसमें इंडिया को भी कई सारे फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, इससे सबसे पहले हमारी और जापानीज फाइटर एयरक्राफ्ट की जो एयर कॉम्बैट की इंटरऑपरेबिलिटी है ये बहुत बेटर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उनकी तरफ से F2s पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी तरफ से हमारे जो स्टैंडर्ड हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लैगशिप सुखोई 30 MKIs हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, भले दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज AESA रेडार टेक्नोलॉजी को बनाने लग चुकी हों, लेकिन दोस्तों जापान ना केवल इसमें आज की डेट में भी बहुत बड़ा लीडर है, बल्कि जापान इस टेक्नोलॉजी का अर्ली पायनियर माना जाता है। एंड इसीलिए द फैक्ट कि हमारे एयरक्राफ्ट्स उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट्स को जापान की जो रेडार टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, मैरीटाइम सर्वेलेंस, नेवल टेक्नोलॉजी, ये सब जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी हमें बहुत सारा जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जिस वजह से ये इंडिया के लिए बहुत खास बन जाता है वो है दोस्तों मैरीटाइम वॉरफेयर। इंडिया भी इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, स्पेसिफिकली इंडियन ओशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस तरीके से F2 एयरक्राफ्ट अपने एंटी शिप वाले अटैक कैपेबिलिटी को उन्होंने ओवर द टाइम बेटर किया है, वो वाली चीज़ भी इंडिया को यहाँ पे बड़े पैमाने पे सीखने को मिलेगी, जो कि अगेन हमारे लिए इंडियन ओशन में एंड ओवरऑल इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ी भूमिका बेसिकली निभाने वाला है। एंड ये दोस्तों ये भी दिखा देता है कि इंडिया जापान की जो यहाँ पे डिफेंस में पार्टनरशिप है ये केवल ऑन पेपर नहीं या केवल दिखावेबाजी के लिए नहीं, बल्कि ये क्लियर कट दिखा देता है कि इंडिया जापान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये और भी मजबूत हो रही है। आप देखिए रिसेंटली जब जापान की नई PM तकाइची भारत के दौरे पर आई तो जापान ने अपनी जो बहुत ही कवेटेड टेक्नोलॉजी है यूनिकॉर्न वाली, जो कि उनके नेवल शिप्स के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, वो भी इन्होंने इंडिया को ऑलरेडी ऑफर कर दी है। और ये एक क्लियर कट सिग्नल है कि जापान के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट टू काउंटर चाइना बल्कि ओवरऑल इंडो पैसिफिक के इलाके में भी जापान के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट चाइना के लिए बन जाती है। सबसे पहले तो F2 फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट दो बहुत ही सटीक मैसेजेस हैं जो कि चाइना को भेजता है। नंबर 1, इंडिया और जापान ये दोस्तों मिलिट्री कॉपरेशन को डीपन करने के लिए तैयार हैं, फिर भले चाइना कुछ भी कहता रहे। आपको याद होगा जापान की PM की विजिट के बाद और जो अग्रीमेंट साइन हुए थे उसके बाद भी चाइनीज मीडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत आपत्ति जताई गई थी कि आखिरकार जापान इंडिया के साथ डिफेंस में, AI में, सिक्योरिटी में, सेमीकंडक्टर्स में इतने सारे एग्रीमेंट्स को क्यों साइन कर रहा है। और आज ये जो F2 फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट है ये केवल इस चीज़ का एक प्रमाण है कि चाइना कैसा भी ऑब्जेक्शन करता रहे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, इंडो पैसिफिक के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज बन जाता है कि इंडिया अब इस चीज़ को लेकर इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, जिस वजह से भले जापान हो, भले साउथ ईस्ट एशिया की कई सारी कंट्रीज़ हों, भले ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी इंडिया के ऊपर अब रिलाई करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है कि चाइना की रिएक्शन क्या आई है। दोस्तों चाइना के जाने माने एनालिस्ट हैं, ये बहुत बार इंडो चाइना रिलेशंस को लेकर कमेंट्री करते हैं और इन्होंने ये
कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि जापान जो इंडिया के साथ करना चाहता है, इंडिया उस चीज़ को लेके सचेत रहे कि जापान और चाइना की राइवलरी का हिस्सा इंडिया को नहीं बनना चाहिए। और अगर ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं था, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, ये सुन के आप वाकई में चौंक जाएंगे। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा, इसके अलावा जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के कई देशों के खिलाफ आक्रामक युद्ध किया था और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इसलिए भारत को जापान के साथ अपने संबंध और गहरे करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। जापान ने अभी तक अपने युद्धकालीन अतीत का पूरी तरह से जिम्मेदारी स्वीकार करी ही नहीं है। भारत को सावधान रहना चाहिए कि कहीं जापान उसे अपने भू राजनीतिक हितों के लिए, मतलब जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, कहीं जापान इंडिया का इस्तेमाल ना कर ले और भारत अनजाने में जापानी सैन्यवाद के दोबारा उभरने में मदद ना कर बैठे। ये स्टेटमेंट इतना शॉकिंग है, आई रियली हैव नो वर्ड्स टू से। चाइना जैसी कंट्री जापान को लेकर ये कह रही है कि जापान का अतीत ऐसा है, जापान इंडिया को यूज़ कर रहा है, जबकि चाइनीज़ हिपोक्रेसी आई थिंक ये किसी से भी छिपी नहीं है। भले आप 62 का युद्ध ले लीजिए, भले आप रिसेंट टाइम्स में हुई डेवलपमेंट्स को ले लीजिए, डोकलाम ले लीजिए, गलवान ले लीजिए, जिस तरीके से चाइना स्पाई शिप्स को भेजता है बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, फिर भले आप सीपेक ले लीजिए, उन सभी चीज़ों में चाइना दखल अंदाजी करता है तो सही है, लेकिन अगर आज इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन बेसिस पे इंडिया जापान के साथ जाकर के दोस्ती बढ़ाता है, स्पेसिफिकली डिफेंस के क्षेत्र में, तो वहाँ पे चाइना के पेट में दर्द हो रहा है। आई रियली आई एम वेरी श्योर कि चाइना इस चीज़ को लेके बहुत पैनिक में आ चुका है, जो कि अभी इंडिया और जापान के द्वारा ये फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट को लेके नया स्टेप लिया गया है। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे इंडिया जापान की रिलेशनशिप और बेहतर होती है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड